आज हामी विभिन्न स्रोतहरूबाट आएका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अलिक गहिरिएर हेर्दैछौँ। हजुर। बङ्गलादेशमा देखिएको यो साम्प्रदायिक तनाव अनि गाजामा छुलिन्दो मानवीय सङ्कट र उता श्रीलङ्काले झेलिरहेको त्यो वातावरणीय विपत्ति, यी तीन फरक खालका सङ्कटहरूले हामीलाई के देखाउँछन् होला? हो, यो फरक फरक घटनाहरूले वास्तवमा विभिन्न क्षेत्रका जटिलता र त्यसभित्रका मानवीय पक्षलाई बुझ्न सघाउँछन्। बङ्गलादेशबाटै सुरु गरौँ न त है। हुन्छ। बङ्गलादेशको त्यो रङ्गपुरमा एकजना हिन्दू किशोरले फेसबुकमा धर्मबारे केही लेखेको भन्ने आरोप लागेपछि अवस्था एकदम तनावपूर्ण बन्यो रे, होइन त? हो, स्रोतहरूले त्यही भन्छन्। शनिबार लाथी र आइतबार दिउँसो चाहिँ त्यहाँ हिन्दू समुदायका घरहरूमा तोडफोड लुटपाट नै भयो। ए, तर प्रहरीले केही गरेन त? खै, प्रहरीले ती किशोरलाई शनिबार राति नै समातेर त्यो के रे साइबर सुरक्षा कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइसकेको थियो रे। ए, मुद्दा चलाइसकेको थियो? हजुर, तर पनि आइतबार फेरि हजारौं मान्छे जम्मा भएर आक्रमण गरेछन्। प्रहरी पनि घाइते भए भन्ने छ। अनि सेना आएपछि मात्रै त्यो भिड भाग्यो रे। त्यो ठाउँ त फेरि हिन्दू समुदायकै बाहुल्यता भएको ठाउँ रे नि, होइन? 2500 भन्दा बढी मतदाता छन् भनिन्छ। हो, स्थानीयले त अब न्याय नपाए फेरि यस्तै हिंसा हुन सक्छ भनेर चेतावनी दिएको पनि सुनिन्छ। अवस्था जटिल देखियो। बङ्गलादेशमा अल्पसंख्यक, खास गरी हिन्दूमाथि हिंसा बढेको जस्तो देखिन्छ। एउटा अल्पसंख्यक संगठनले हालसालै 1200 भन्दा बढी यस्ता घटना भएको सूची दिएको थियो रे। 1200? धेरै हो नि। धेरै हो, तर सरकारले चाहिँ त्यसको 10-15% मात्रै स्वीकारेको भन्ने छ। अब यो तथ्याङ्कमै यत्रो फरक परेपछि अल्पसंख्यक सुरक्षाको मुद्दा कति संवेदनशील र राजनीतिकीकरण भएको छ भन्ने देखिन्छ कि यस्ता घटना त अब शेख हसिनाको पालामा पनि भएका हुन्, तर अहिलेको यो अन्तरिम सरकार आएपछि अलि बढेको हो कि भन्ने विश्लेषण छ। तर यो चुनावमा मुद्दा बन्ला त? खै, त्यो सम्भावना चाहिँ कम देख्छन् विश्लेषकहरू, किनभने हिन्दूहरूलाई अझै पनि आवामी लीगकै भोट ब्याङ्क मानिन्छ नि त। ल, बङ्गलादेशको यो सामाजिक राजनीतिक तनाव एकातिर छँदैछ। अब अलिकति मोडिएर संसारको अर्को कुनामा जाउँ जहाँ मानवीय सङ्कट झनै गहिरिएको छ। गाजापट्टिको अवस्था त साह्रै चिन्ताजनक देखिन्छ, होइन? हो, एकदमै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित संस्था आइपिसी, जसले खाद्य असुरक्षाको स्तर हेर्छ, ले गाजामा अनिकाल सुरु हुन थालिसक्यो भनेर रिपोर्ट गरेको छ। अनिकाल नै? हो, अनिकालको अवस्था देखिन थाल्यो भनेको छ। उनीहरूले इजरायललाई सबै नाका खोल्न र सहायताका लागि अरू बाटो पनि बनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। तर इजरायलले त मैले सुनेअनुसार दिनको 150 ट्रक जति सहायता जान दिएको छ भन्छ नि। उनीहरूले त्यही भन्छन्, तर त्यो अब चाहिने भन्दा कति हो कति कम भयो के। अनि झन् नराम्रो कुरा के छ भने पुगेको सहायता पनि लगभग 90% जति त्यहाँका गिरोहहरूले लुटेर कालो बजारीमा बेच्छन् रे। ए हो र? 90% नै? स्थानीयहरूले त्यसो भनेका छन्। यो त साह्रै दुःखद भयो नि। सहायता पुग्नु मात्र ठूलो कुरा भएन, त्यो सही ठाउँमा जरुरतमन्दसम्म पुग्नु पर्यो नि त। हो नि। अनि अर्को अनौठो कुरा पनि छ। इजरायली विदेश मन्त्रीले भोकमरी छैन भन्छन्, तर उता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ गाजामा भोकमरी छ, त्यो वास्तविक हो भन्छन्। हो, यो विरोधाभासले गर्दा सत्य के हो भनेर बुझ्न झनै गाह्रो बनाउँछ। कसको कुरा पत्याउने? साँच्चै। अझ लामो समय खान नपाउँदा शरीरलाई चाहिँ के असर पर्छ, अलि बताउनुस् न। असर त निकै गम्भीर पर्छ। सुरुमा त शरीरले ग्लुकोज प्रयोग गर्छ, त्यो सकिएपछि शरीरमा जम्मा भएको बोसो गलाउँछ, अनि त्यो पनि सकिएपछि त मांसपेशी नै गलाउन थाल्छ ऊर्जाको लागि। मांसपेशी नै? हो, यसले फोक्सो, पेट जस्ता भित्री अङ्गहरू खुम्चिन सक्छन्। मुटु र दिमागमा त नराम्रो असर परिहाल्छ। अन्ततः मान्छेको ज्यानै जान सक्छ। कति डर लाग्दो। युएनले के भन्छ भने गाजामा हरेक 3 जनामा 1 जनाले कैयौं दिनदेखि पेटभरि खान पाएका छैनन् रे। अनि बालबालिकामा त कुपोषण झनै डर लाग्दो छ। उफ, यो मानवीय सङ्कटको कुरा सुन्दा पनि मनै भारी हुन्छ। अब अर्कोतिर जाउँ जहाँ सङ्कटको प्रकृति फरक छ तर असर दीर्घकालीन। श्रीलङ्काको वातावरणीय विनाशको कुरा गरौँ। त्यो एक्सप्रेस पर्ल जहाजको घटना होइन, मे 2021 मा भएको। हो, त्यो मालवाहक जहाजमा आगो लागेर डुबेपछि। हो, त्यसपछि श्रीलङ्काले सायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब वातावरणीय विपत्ति झेलिरहेको छ भन्दा हुन्छ। त्यो जहाजबाट हिन्द महासागरमा
कति विषाक्त रसायन, एसिड अनि त्यो हेभी मेटल्सहरू र अर्बौं साना प्लास्टिकका कणहरू, नडल्स भनिन्छ नि, ती फैलिए। अर्बौं सुन्दै अत्यास लाग्ने। यसको असर कस्तो छ त अहिले? एकदमै भयानक। यी नडल्सहरू समुद्री जीव जस्तै कछुवा, डल्फिनका लागि त विष जस्तै भएका छन्। तिनीहरू मर्न थालेका छन्। 4 वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि किलोका किलो प्लास्टिकका टुक्राहरू भेटिरहेका छन् रे त्यहाँका तटहरूमा। 4 वर्षपछि पनि? हो। अनि अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने यी कणहरूले समयसँगै अरू प्रदूषण पनि सोच्छन् रे के। अनि यो त धेरै लामो समयसम्म, सायद 100औं वर्षसम्म वातावरणमा रहिरहन्छ। अनि त्यो मान्छेको खानासम्म आइपुग्ने खतरा पनि छ रे नि, होइन? माछा मार्फत। हो नि, त्यो खतरा त छँदैछ। समुद्री जीवले खान्छ अनि त्यो खाएको जीव मान्छेले खाएपछि त असर परिहाल्छ नि। यसमा क्षतिपूर्तिको कुरा केही भएको छ? श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले त जहाज मालिकलाई $1 अरब क्षतिपूर्ति दिनु भनेर आदेश दिएको छ। तर त्यो कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म $150 मिलियन मात्र खर्च भएको भनेर दाबी गरिरहेको छ अरे। 1 अरब र 150 मिलियन, कति फरक! एकदमै। सरकारले यो रकम पटक्कै पुग्दैन भनेर कानुनी लडाई लडिरहेको छ, किनभने यसको दीर्घकालीन असरसँग जुझ्न त निकै ठूलो स्रोत चाहिन्छ नि। निश्चय पनि। आज हामीले यी 3वटा निकै फरक तर उत्तिकै गम्भीर विषयहरू, बङ्गलादेशको सामाजिक तनाव, गाजाको मानवीय पीडा र श्रीलङ्काको वातावरणीय सङ्कटका विभिन्न पक्ष केलायौं। हो, हरेक घटना आफैमा महत्त्वपूर्ण छन् र यी घटनाहरूले के पनि देखाउँछन् भने कुनै एक ठाउँमा सुरु भएको समस्याले कसरी विश्वव्यापी चासो र चिन्ता बढाउन सक्छ। अनि अर्को कुरा, फरक फरक स्रोतबाट आउने जानकारी र तथ्याङ्कले गर्दा वास्तविकता ठ्याक्कै के हो भनेर बुझ्न कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि देखियो नि, होइन? हो नि। अब प्रश्न उठ्छ, यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान के होला अनि भविष्यमा यस्ता सङ्कटहरूलाई कसरी राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिएला? यो सायद हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, बांग्लादेश में कहां हुए हिंदू परिवारों पर हमले और भारी बारिश से बेहाल चीन की राजधानी। उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर जिले के एक गांव में हिंदू कम्युनिटी के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट। जानेंगे क्या है तनाव की वजह। चीन के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश से तबाही, राजधानी बीजिंग के आसपास भी हालात खराब, 30 लोगों की मौत, कई इलाकों में बिजली गुल, सड़कें भी तबाह। दिखाएंगे कैसे हैं हालात। यूएन ने कहा सामने आने लगे गजा में भूख से मौतों के सबूत। इजराइल ने करार दिया प्रोपेगेंडा, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मानी भूखमरी की बात। दिखाएंगे कितना खतरनाक होता है कुपोषण। थाईलैंड और कंबोडिया में सीज फायर के बावजूद आज सुबह फायरिंग। थाईलैंड ने कंबोडिया पर लगाया आरोप, मगर कंबोडिया ने कहा झूठ है ये। जानेंगे क्या है हालात। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब आतंकी हमला होने पर अपनी शर्तों पर जवाब देता है भारत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगाया आरोप, सरकार के पास नहीं थी लड़ने की इच्छा शक्ति। और प्रोग्राम में सबसे पहले बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां हिंदू समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बनाने का मामला सुर्खियों में है। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर जिले के गंगाचारा इलाके में, जहां एक टीनेजर पर गंभीर आरोप लगे और फिर पूरा इलाका कम्युनल टेंशन की चपेट में आ गया। ये पूरा मामला क्या है, समझते हैं बीबीसी संवाददाता नवगीब बहर की इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के रंगपुर जिले के एक गांव में एक टीनेजर पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने, उनके घरों को लूटने और फेसबुक पर धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। तोड़फोड़ और लूटपाट की पहली घटना शनिवार रात को हुई। गांव में दूसरी घटना रविवार दोपहर को हुई। जिस किशोर पर आरोप लगे हैं वो एक लोकल प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है। शनिवार रात को ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस किशोर पर केस दर्ज किया गया है। स्थानीय प्रशासन और लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि उस किशोर की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए लोगों का एक समूह उस किशोर के घर गया और बाहर खड़े होकर उसके लिए न्याय की मांग की और नारे लगाए। उसी रात को कुछ देर के बाद लोगों का दूसरा हुजूम आया, जिसने अभियुक्त किशोर के एक रिश्तेदार के घर पर हमला किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां ये घटना हुई वहां की वोटर लिस्ट में 2500 से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं और इसलिए इस इलाके को हिंदुओं के दबदबे वाला इलाका बताया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचे और हालात को काबू करने के लिए स्थानीय लोगों से बात की। सबके साथ से हम यहाँ मौजूद गुस्साए लोगों को शांत कर पाए हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अभियुक्त पर कार्रवाई हो। इलाके के लोगों ने कहा कि अब वो शांत रहेंगे। अगर हमें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर न्याय नहीं मिला तो हम उसके घर के साथ साथ इस इलाके के हर एक हिंदू के घर को नुकसान पहुंचाएंगे। पुलिस ने कहा था कि वो शनिवार रात को ही हालात काबू कर लेगी। इसके बावजूद रविवार दोपहर को हजारों की तादाद में लोग इलाके में आए और वहां लूटपाट और तोड़फोड़ की। उप जिले के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि इस दौरान कई पुलिस वाले भी घायल हुए। फिर जब बाद में सेना के जवान वहां आए तब हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पास मौजूद गन्ने के खेतों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और सैनिकों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। और बीते कुछ वक्त में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं के साथ हिंसा के मामले बढ़े हैं। भारत भी इस पर चिंता जताता रहा है, मगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारतीय मीडिया पर ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाती है। तो हकीकत क्या है, समझने के लिए मैंने बात की बीबीसी बांग्ला के शुभज्योति घोष से। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो जल्दी 1 साल पूरा करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज में एक है ये हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हो रहे, ये रुक नहीं रहे। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नाम के जो माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2-4 महीने पहले एक लिस्ट पेश की थी जिसमें 1200+ से ज़्यादा ऐसे घटनाएं लिस्ट किया गया था। उसमें गवर्नमेंट सिर्फ 10 to 15% केसेस एडमिट किया था कि वह 1200 से ज्यादा घटनाएं सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ या तमाम माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज के खिलाफ। सो उसमें सिर्फ 10 to 15% केस एडमिट किया गया था। सो जो इनका क्रिटिक है, उनको मानना है कि गवर्नमेंट इज इन डिनायल मोड। इस पर्टिकुलर केस में ये टीनेजर, जो हिंदू टीनेजर है, इनको पुलिस में अरेस्ट कर लिया इन एडवांस। उसके बाद भी ये घटना घटी। लेकिन ये तो एक मामला है। क्या ऐसे कई और ब्लास्फेमी जैसे मामले बनाए गए हैं टारगेट करने के लिए? ऐसी खबरें आई हैं? यही मैं बोल रहा हूं कि ये पहले भी ऐसे बहुत सारे घटना घटी। और ये भी एक चीज नोट करने का है कि शेख हसीना के टाइम में भी घटी। ऐसे नहीं कि ये नई घट रहे, अंतर्वर्ती सरकार आने के बाद ये नई कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। शेख हसीना के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे घटना घटी, लेकिन जरूर इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा है और हम ये ज़्यादा सुनने में आ रहा है आजकल। लेकिन तो अब चुनाव आगे आने वाले होंगे बांग्लादेश में भी। क्या माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह टारगेट करने के मामले वहाँ मुद्दा बनेंगे, या उनकी सुरक्षा का मामला, हिंदुओं की सुरक्षा का मामला खासतौर से चुनाव में मुद्दा होगा? देखिए, मेरे को नहीं लगता ये चुनाव में मुद्दा होगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। Hindus are seen as Awami League vote bank. अभी भी इट्स परसेप्शन कहे या जो भी कहे, ऐसे है कि बांग्लादेश में ज़्यादातर हिंदू आवामी लीग वोट में। तो मतलब आवामी लीग अगले चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे या ले ही पाएंगे, वो भी तय नहीं है अभी तक। ये मुद्दा बनेगा, ये नहीं लग रहा है। और अब बात गजा की, जहां भूखमरी और कुपोषण जानलेवा बनते नजर आ रहे हैं। यूएन की मदद से चलने वाली एक संस्था ने कहा है कि अब इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। फूड सिक्योरिटी का एनालिसिस करने वाली आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अब अकाल के हालात सामने आ रहे हैं। इनकी अपील है कि इजराइल सभी बॉर्डर क्रॉसिंग्स को खोले और साथ ही एड ले जा रहे काफिलों के लिए दूसरे रास्ते बनाए जाएं। तो गजा में की जा रही एड डिलीवरी का स्टेटस क्या है, जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रुश्ती अबू अलुफ।
needed in Gaza. Israel allowed. अंदाज़ा है कि करीब 150 ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं, जो ज़रूरत से बहुत कम है। इसराइल ने कल और परसों 3 अलग क्रॉसिंग से खाने का सामान ले जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन मैंने गजा के जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि करीब 90% ट्रकों को गैंग्स ने लूट लिया और ब्लैक मार्केट में उसे बहुत ज़्यादा दाम पर बेचा। तो जिन्हें ज़रूरत थी, एड उनके हाथ ही नहीं लगी। So the people who need this aid did not receive it. और इसराइल के विदेश मंत्री ने ये तो माना है कि गजा में हालात बुरे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भुखमरी की बातें सरासर झूठ है। वहीं कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि गजा में हकीकत में भुखमरी के हालात हैं। हम वहाँ खाना पहुँचाने वाले हैं। हम इससे कई लोगों को बचा सकती हैं। वहाँ बच्चे वाकई भूखमरी से जूझ रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल दोनों भूखमरी के मामले में अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि भूखमरी या स्टारवेशन के हालात बनते हैं तो इंसान के शरीर के साथ होता क्या है। बहुत दिनों तक खाना ना मिलने पर भूख जानलेवा बन जाती है, और ऐसा तब होता है जब शरीर को ज़रूरी कामों के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। आमतौर पर शरीर खाना पचाकर उसे ग्लूकोज में बदल देता है, लेकिन जब खाना नहीं मिलता तो शरीर ग्लूकोज बनाने के लिए लिवर और मसल में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ता है। जब ये रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाते हैं तो शरीर एनर्जी के लिए पहले शरीर में जमा फैट और फिर मसल्स को तोड़ने लगता है। और भूखमरी से लंग्स, स्टमक और कई अहम अंग श्रिंक हो सकते हैं, और इसका असर दिल और दिमाग दोनों पर होता है, और इससे भ्रम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकती है। वहीं हालात ज़्यादा ख़राब होने पर मौत भी हो सकती है। और यूएन फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गजा पट्टी में करीब 3 में से 1 शख्स को कई दिनों तक खाना नसीब ही नहीं हो रहा है। यूएन का कहना है कि खाने की कमी की वजह से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, और कुछ तो सड़कों पर बेहोश होकर गिर भी रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए तो हालात और भी ख़राब हैं। कुपोषण की छोटी सी भी कमी उनमें कई बीमारियां पैदा कर रही है। और बीजिंग के आसपास के इलाकों में बाढ़ से कम 30 लोगों की मौत हुई है। राजधानी के आसपास के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारी बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ है, और कुछ जगह नदियों का पानी आसपास के इलाकों में घुस आया है। करीब 130 गांव ऐसे हैं जहां बिजली गुल है और सड़कों को भी नुकसान हुआ है। हालात कैसे हैं, इस बारे में बीजिंग से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल। बीजिंग के आसपास के पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और इमरजेंसी टीम्स को तैनात किया गया है। हम अभी एक ऐसे रिलीफ सेंटर से लौटे हैं जहां करीब 400 लोग रह रहे हैं। इन लोगों को डॉर्मेट्री में ठहराया गया है। रिलीफ सेंटर में रह रहे लोग इस बात से खुश हैं कि वो अभी सेफ जगह पर हैं। लोग बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने घर लौट सकें। शहर के निचले हिस्से में रह रहे लोगों को घर से बाहर ना निकलने और काम पर ना जाने के लिए कहा गया है। पहाड़ी इलाकों में प्रशासन ने सड़कों को अपने कंट्रोल में ले लिया है ताकि वो देख सकें कि लोग खतरनाक जगहों पर ना चले जाएं। इमरजेंसी टीम्स के लिए राहत की बात यह है कि अब बारिश थम गई है। अब तक इन्हें बारिश, बाढ़ और दूसरी मुश्किलों के बीच काम करना पड़ रहा था। बारिश रुकने पर वो टीमें उन गांवों के पास पहुंच सकेंगी जो बारिश की वजह से कट गए थे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि पूरी ताकत झोंकनी होगी ताकि किसी और को जान न गंवानी पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए जिनपिंग ने कहा है कि बुरे हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब बात साउथ ईस्ट एशिया की। थाईलैंड और कंबोडिया, 2 पड़ोसी देश जिनमें 5 दिनों तक संघर्ष चला। फिर कल दोनों देशों में सीज फायर हुआ, मगर बावजूद इसके आज सुबह बॉर्डर से कुछ ऐसी खबरें आई जिन्होंने लोगों की फिक्र बढ़ा दी। थाईलैंड का आरोप है कि सीज फायर शुरू होने के बाद भी कंबोडिया के सैनिक उसके मिलिट्री टारगेट्स पर घंटों तक फायरिंग करते रहे। कंबोडिया का कहना है कि उसने ऐसा किया ही नहीं। हालांकि बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर से बात भी हुई है। दोनों देशों के बीच बीते दिनों भड़के हिंसा में 33 लोगों की जान गई थी। कई हजार लोग विस्थापित हुए थे। बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले जिन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, वो अब दोबारा अपने घरों को लौट तो रहे हैं, लेकिन उनमें घबराहट बनी हुई है। बीबीसी ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। मुझे अभी भी फिक्र है। अगर ये फिर से शुरू हुआ तो मुझे जाना होगा। मुझे डर है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े।
मैं जब छोटी थी तब मैंने ये सब देखा था, लेकिन अब दोबारा वो सब नहीं देख सकती। अपना घर छोड़कर कैंप में रहना मुश्किल होता है। और थाईलैंड और कंबोडिया ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर काफ़ी हद तक एक दूसरे जैसे हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ कारोबारी रिश्ते भी हैं, मगर फिर भी बॉर्डर को लेकर दोनों में लंबे वक्त से खटास बनी हुई है। सीमा के एक इलाके पर दोनों देश दावा करते हैं और इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जब फ्रांसीसी कब्जे के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थी। इस बार भी झगड़ा इसी सीमा पर शुरू हुआ था। तो क्या ये सीज फायर कायम रह पाएगा? जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड। Well, I think it is holding. Now we've had these two meetings by the फिलहाल तो सीज फायर लागू है। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग भी हुई। दोनों तरफ से 4-4 लोग आए थे। वो साथ बैठे और बात की कि कहां पर संघर्ष खत्म किया जा सकता है। वैसे सुबह तो हालात नाजुक लग रहे थे। थाईलैंड ने कंबोडिया पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया था। हालांकि कंबोडिया ने इनकार किया, लेकिन वो राजी हैं कि अब बॉर्डर पर कोई मिलिट्री मूवमेंट नहीं होगा, अब कोई गोलीबारी नहीं होगी और वो ऐसा इंतजाम करेंगे कि दोनों तरफ से लोग बॉर्डर इलाकों में जाकर संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की डेड बॉडीज ला पाएं। any dead on any of their soldiers who've been killed. और श्रीलंका अब तक के सबसे ख़राब एनवायरमेंटल डिजास्टर्स का सामना कर रहा है। इसकी वजह मई 2021 में एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप में लगी आग और फिर इसका समंदर में डूब जाना है। इससे इंडियन ओशन में कई टॉक्सिक केमिकल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स फैल गए। यूएन ने इसे अब तक की सबसे बड़ी घटना माना है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने जहाज मालिक को इस नुकसान की भरपाई के लिए $1 अरब देने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस पर कंपनी का रुख क्या है, ये अब तक साफ नहीं है। बीबीसी संवाददाता लीना होसिया ने इन्वेस्टिगेट किया कि इस इन्वायरमेंटल डिजास्टर का असर कोस्टल कम्युनिटीज पर किस तरह पड़ रहा है। जब एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप जलने के बाद डूबा था तो कई तरह के जहर समंदर के पानी में छोड़ गया था। इसमें जहाज से निकले तेल के अलावा एसिड, केमिकल्स, हेवी मेटल और इपॉक्सी रेजन भी था, जो समंदर में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक है। इसके बाद कछुओं और डॉल्फिन्स की मौत होने लगी और उनकी स्किन पर भी नुकसान नजर आने लगा। और किनारों पर लहरों के साथ प्लास्टिक के अरबों छोटे टुकड़े भी आ रहे थे, जिन्हें नर्डल्स कहा जाता है। श्रीलंका की सरकार ने शिप ओनर की फंडिंग से इसे साफ करने की कोशिशें की थीं, मगर अब 4 साल बाद भी कई किलो प्लास्टिक के टुकड़े मिल रहे हैं। कई रिसर्चर्स बताते हैं कि प्लास्टिक समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्लास्टिक पहले से मौजूद बेकार की चीजों के साथ मिलकर और खतरनाक बन गया है। The plastic nurdles will absorb these contaminants. प्लास्टिक की ये कण वक्त के साथ और भी ज्यादा प्रदूषण सोखेंगे और लंबे वक्त तक टिके रहेंगे। फिर कोई जीव इन्हें खाएगा तो ये इसमें पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आप कोई ऐसी मछली खाएं जिसने ये कण निगले हों तो ये आपके अंदर आ जाएंगे। So, if we eat fish or shellfish that have been ingesting plastic nurdles, there will be a transfer to man. जहाज के मालिक का कहना है कि मलबा हटाने, सफाई करने और मुआवजा देने पर $150 मिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि ये नाकाफी है और वो कानूनी कार्रवाई कर रही है। सरकार और पैसा चाहती है ताकि लंबे वक्त तक जो असर होने वाला है उससे निपटा जा सके। वैज्ञानिकों का भी यही कहना है। हमने देखा है कि पक्षियों और मछलियों पर इसका कितना असर हुआ है। केमिकल्स के कारण ये नर्डल्स लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन इनका असर सिर्फ मरीन लाइफ पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि श्रीलंका के फिशिंग इंडस्ट्री के जरिए ये हमारे खाने की प्लेट तक भी पहुंच सकते हैं। बीबीसी संवाददाता लीना होसिया की रिपोर्ट। और अब आपको ले चलते हैं कीनिया की राजधानी नैरोबी, जहां मनाया गया काउबॉय और काउगर्ल डे। दरअसल कंट्री म्यूजिक को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन वहां पर डेडिकेटेड है। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।